पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग इसी में जो डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब गोल्जी बॉडी के बारे में कि गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसी का दूसरा नाम जो है वो उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें पहली चीज तो ये जान लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने की। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो इन्होंने इस सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी की। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये होता क्या है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज गोल्जी बॉडी? तो दिस गोल्जी बॉडी इज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि गोल्जी बॉडी इज अ सेट ऑफ, गोल्जी बॉडी क्या है? तो गोल्जी बॉडी इज अ सेट ऑफ, गोल्जी बॉडी इज अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सो गोल्जी बॉडी क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ इट इज डिफाइंड? तो गोल्जी बॉडी इज अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, किन किन चीजों का बना होता है? सो इट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैटेंड सिस्टर्ने। ये फ्लैटेंड सिस्टर्ने होता है इसमें, फ्लैटेंड सिस्टर्ने एंड तो flattened cistern, it will consist of flattened cistern and clusters of vesicles। इसमें क्लस्टर्स होता है वेसिकल्स का, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स के क्लस्टर्स होते हैं ये। अब इसको जरा देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि गोल्जी बॉडी क्या है। गोल्जी बॉडी एक सेट है, इट इज द सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो फ्लैटेंड सिस्टर्न जिसमें होते हैं एंड क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं। तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए इसका डायग्राम कैसे होगा, ध्यान से देख लीजिए। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये ऐसे जो है ये स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे, इस तरह से ये बनता है। ये कुछ इस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं और इसमें वेसिकल्स होते हैं ये इस तरह से ऐसे
क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स हैं, दिस आर द क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स। तो ऐसे वेसिकल्स के ये क्लस्टर्स होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये फ्लैटेंड सिस्टर्न है। इज ऑल थ्री इधर ये क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लैटेंड, इट इज कॉल्ड एज फ्लैटेंड सिस्टर्न। ये क्या है, ये फ्लैटेंड सिस्टर्न है। और ये जो है, ये सभी क्या हैं, व्हाट ऑल आर दिस ऑल आर, ये सभी जो हैं इनको हम कहते हैं वेसिकल्स। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ये ऐसे वेसिकल्स होते हैं। दिस वे द वेसिकल्स आर देयर। तो इस तरह से ये ऐसे वेसिकल्स होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये क्या है, ये पूरा इस तरह से देखे, सी दिस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट जो है वो पूरा यहां से लेके यहां तक ये क्या होता है, इट इज गोल्जी बॉडी। तो ये पूरा जो है ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो अगर देखें तो ये जो गोल्जी बॉडी है, दिस गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक को कहते हैं सिस्टर्नी और दूसरा होता है वेसिकल्स। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सिस्टर्नी जो है ट्यूब लाइक फ्लैटेंड होता है। इफ इसे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इट इज ट्यूब लाइक फ्लैटेंड। ये जो है ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर, इट इज ट्यूबुलर एंड फ्लैटेंड। तो ट्यूबुलर और फ्लैटेंड दोनों होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है इसका, अगर हम और बात करें इसकी, तो इसके फंक्शंस के बारे में अगर देखा जाए कि इसका फंक्शन क्या है, या उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि ये क्या बनाता है, जरा उसको हम देखें। तो दिस गोल्जी बॉडी, देखिए गोल्जी बॉडी टुगेदर विथ, किसके साथ, तो टुगेदर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स के साथ मिलकर, लाइसोसोम्स। तो दिस गोल्जी बॉडी टुगेदर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स फॉर्म्स, ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है GERL सिस्टम। इट फॉर्म्स GERL सिस्टम। तो ये इसके साथ मिलके GERL सिस्टम बनाता है। देखें इसमें ये जो G है, दिस G इज फॉर, ये जो G है ये गोल्जी बॉडी के लिए है, इट इज फॉर गोल्जी बॉडी। तो ये किसके लिए है, ये गोल्जी बॉडी के लिए है ये G। और ये जो ER है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ER, तो ये जो ER है इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं, रेटिकुलम। और ये जो एल है, दिस एल, ये एल क्या है, ये एल जो है ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। तो आप लोगों को ये एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो गोल्जी बॉडी है, इट इज टुगेदर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स फॉर्म्स GERL सिस्टम, GERL सिस्टम बनाता है। और जो GERL सिस्टम है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है। तो वहां पे आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, प्रोटीन राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो वहां से प्रोटीन निकलेगा तो गोल्जी बॉडी के पास जाता है। द फंक्शन ऑफ GERL system is protein flow, प्रोटीन फ्लो। तो ये प्रोटीन फ्लो में हेल्प करता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं प्रोटीन फ्लो क्या होता है। तो देखिए, जो प्रोटीन फ्लो होता है, प्रोटीन फ्लो की अगर बात करें तो ये राइबोसोम्स, ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। इस राइबोसोम्स पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यहां से ये, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी पे जो राइबोसोम है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और यहाँ से प्रोटीन निकलता है। तो कहाँ जाता है, तो ये जाता है गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी के पास जाता है किस लिए, तो वहां पे मॉडिफिकेशन होता है। ये देखिए, आप याद कीजिए, आपको पहले बताया था मैंने कि गोल्जी बॉडी के पास प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड करता है, किस लिए, ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो सके। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वहां। तो देखिए, ये जो राइबोसोम्स हैं ये एक्चुअली स्टडेड होते हैं। दिस राइबोसोम इज एक्चुअली स्टडेड। अगर हम देखें तो ये राइबोसोम एक्चुअली इसी के साथ होता है, ठीक है। और इसका काम है क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है इसका। सो इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस। तो यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद प्रोटीन कहाँ आता है, गोल्जी बॉडी के पास आता है। और गोल्जी बॉडी से फिर ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, ये प्रोटीन जाता है लाइसोसोम्स के पास, लाइसोसोम्स। और यहां से ये लाइसोसोम्स बनता है, यहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, ये जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जो है हम लोग कहते हैं प्रोटीन फ्लो। ये पूरा जो है यहां से यहाँ क्या है, ये दिस इज प्रोटीन फ्लो, इसे ये कहते हैं प्रोटीन फ्लो। प्रोटीन फ्लो इसे कहा जाता है। तो इस तरह से पूरे प्रोटीन का फ्लो होता है, इसे हम लोग GERL सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, अब जरा फंक्शन की बात कर लें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें, इफ वी टॉक ऑफ द फंक्शन ऑफ द, अगर हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें, देन द फर्स्ट फंक्शन इज गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी
is the site of किस चीज का साइट है ये? तो इट इज द साइट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल modification of protein। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है और उसमें मेनली क्या होता है? मेनली ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन। तो ग्लाइकोसिलेशन एक तरह का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं लिपिड्स पे या प्रोटीन्स पे। तो ये ग्लाइकोसिलेशन क्या है? तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, ग्लाइकोसिलेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ, हाउ इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ इट इज डिफाइंड एज, सो इट इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ sugar moiety टू। अब शुगर मोइटी कहां कहां ऐड होता है? तो देखिए शुगर मोइटी आपको बताया अभी मैंने, शुगर मोइटी अभी हमने आपको बताया कहां ऐड होगा? मोइटी टू लिपिड्स में एंड प्रोटीन्स टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? तो टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड, टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड का मतलब हो गया क्या कि शुगर प्लस लिपिड ये हो गया ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए इस ग्लाइकोप्रोटीन में क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन में हो जाएगा शुगर प्लस प्रोटीन। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस तरह से पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का कि क्या है? इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। तो प्रोटीन में यहां मॉडिफिकेशन होता है, या इसे कह लें इट इज द साइट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये होता है। ये तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन अगर हम देखें कि व्हाट इज द सेकंड फंक्शन, तो देखिए दूसरा फंक्शन ये है कि गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम और स्पर्म हेड ऑफ स्पर्म। ये जो है एक्रोसोम क्या करता है? ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये एक्रोसोम बनाता है या हेड ऑफ द स्पर्म बनाता है। और बता दें पहले एक्रोसोम का काम क्या है वो बता दें। तो देखिए एक्रोसोम
contains sperm lysine और स्पर्म लाइसिन का जो टेक्निकल नेम है इसको कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये जो है स्पर्म लाइसिन, इसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो क्या काम करता है, दैट dissolves the covering of egg या इसे ओवम कह लें, ओवम एंड helps in fertilization। तो ये फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी में आपको लिखना क्या है कि इसका फंक्शन क्या है वो बताना पड़ेगा। तो गोल्जी बॉडी क्या फॉर्म करता है, ये एक्रोसोम फॉर्म करता है। ये फंक्शन आपको बताना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द फंक्शन। अगर आपसे गोल्जी बॉडी का फंक्शन पूछा जाएगा तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। नंबर वन इज कि इट इज द साइट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। जहां पे प्रोटीन में मॉडिफिकेशन, जब प्रोटीन बन जाता है तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है। अब मॉडिफिकेशन में क्या है, जैसे शुगर के मॉलिक्यूल का एडिशन, तो ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है उस प्रोटीन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ग्लाइकोसिलेशन इज अ मेथड ऑफ या इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन आप गोल्जी बॉडी का क्या बताएंगे कि इट फॉर्म्स हेड ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का हेड बनाता है, या उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में क्या होता है, वो एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन। और ये क्या करेगा, ये जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो ओवम के किनारे किनारे के मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स को ये डिसॉल्व कर देता है और स्पर्म आसानी से फ्यूज कर जाता है। सो इट फैसिलिटेट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ये तो हो गया फंक्शन इस तरह से। तो गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए जो न्यूक्लियस है, अब जो हम लोगों को दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ना है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखिए आपको पहले मैंने बताया था कि न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो ये एक यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो दिस न्यूक्लियस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दें कि इट इज प्रेजेंट, इट इज द डिफाइनिंग फीचर, ऐसे कर लें कि इट इज द डिफाइनिंग feature of eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल का
क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। मतलब ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस है ये डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस, दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस इज डबली लेयर्ड, structure nucleus is doubly layered structure consisting of two types of nuclear membrane. तो दो तरह का जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो दो तरह का कौन सा होगा, एक इनर होगा, दूसरा आउटर होगा। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपको बता दें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये देखिए जो दो तरह का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी होता है। तो इसको हम लोग कैरियोथीका कहते हैं। कैरियोथीका भी कहते हैं, कैरियोथीका। इसी को कैरियोलिमा भी कहते हैं, कैरियोलिमा भी कहते हैं। तो ये सारे इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं और जिन नामों से जाना जाता है, लेकिन कॉमनली इसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब ये दो तरह का होता है। इसमें एक होगा उसको हम लोग कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ये एक्चुअली कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस होता है। इट इज continuous with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पेशली कह दें RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा जो होता है, जो दूसरा मेम्ब्रेन होगा उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, द सेकेंड मेम्ब्रेन इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरे को कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है मेम्ब्रेन। और ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा इट इज, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड इज, और क्या होता है, इंटरप्टेड होता है, एंड इज इंटरप्टेड बाय, एंड इज इंटरप्टेड बाय, किस चीज से होता है, तो वो इंटरप्टेड होता है न्यूक्लियर पोर्स से, न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स से ये क्या होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं। मतलब न्यूक्लियर पोर पाया जाता है इसमें। और ये कौन बनाता है, सो इट इज फॉर्म बाय
इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, ये न्यूक्लियर पोर होता है, और इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इन दोनों में मटेरियल्स की ट्रैफिकिंग होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल इन एंड आउट होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज थ्रू न्यूक्लियर पोर। वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आई? तो देखिए, न्यूक्लियस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये देना है कि न्यूक्लियस का प्रेजेंस ये एक डिफाइनिंग फीचर है। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का डिफाइनिंग फीचर है न्यूक्लियस का पाया जाना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का पाया जाना या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पाया जाना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम आप दिमाग में अपने इंस्टिल कर लीजिए एक फैक्ट कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है उसको कैरियोथिका कहते हैं, कैरियोलिमा भी कहते हैं। और ये दो तरह के मेम्ब्रेन होंगे, एक होता है आउटर, दूसरा होता है इनर। तो जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज कंटिन्यूअस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होता है। और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है और न्यूक्लियर पोल्स उसमें पाए जाते हैं। यहां तक ये चीजें क्लियर है आपको? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए।